बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स डिस्कस की थी। उनकी 5 कैटेगरीज हमने डिस्कस की थी, जिसमें पहली कैटेगरी थी हमारे पास एसेट्स की। इस वीडियो में मैं एसेट्स की डिटेल डिस्कस करूँगा और आपको बताऊँगा कितने टाइप्स के एसेट्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, एसेट्स की पहले डेफिनेशन हम देख लेते हैं। एसेट्स आर दोज रिसोर्सेज थ्रू विच इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी इन द फ्यूचर। ठीक है। कोई भी ऐसी रिसोर्स जिससे इकोनॉमिक बेनिफिट जो है आपकी कंपनी को मिले, आपकी एंटिटी को मिले, हम उसे एसेट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एसेट्स की टाइप्स हमारे पास कितनी होती हैं। सबसे पहली कैटेगरी है कैश की। कैश इटसेल्फ एक एसेट है। ठीक है। कंपनीज नॉर्मली जो कैश है अपना वो बैंक में प्लेस करती हैं, तो वो जो कैटेगरी बनती है वो कैश एट बैंक बनता है। कैश एट बैंक और कैश इन बैंक। ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पे स्मॉल अमाउंट ऑफ कैश जो है डे टू डे स्मॉल एक्सपेंसेस मीट करने के लिए किसी भी कंपनी में जो है वो मेंटेन किया जाता है। वो बहुत नॉमिनल अमाउंट ऑफ कैश होता है, उसे नॉर्मली पेटी कैश कहते हैं। पेटी कैश जैसे किसी कंपनी की कोई ऐसी लोकेशन है, कोई वेयर हाउस है, कोई स्टोर है, वहाँ पे जो है छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं उनके। मतलब उनकी कोई पेंट्री का एक्सपेंस होगा, कोई उनके जो है ऑफिस सप्लाइज, छोटी मोटी स्टेशनरी होगी, उनका एक्सपेंस मीट करने के लिए वो नॉर्मली बैंक से ट्रांजैक्शन नहीं करते, फिर उसके लिए कोई चेक इशू नहीं करते, बल्कि एक नॉमिनल अमाउंट ऑफ कैश वहाँ पे मेंटेन करते हैं और उसी से जो है वो वाले एक्सपेंसेस जो हैं वो मीट करते हैं। होता ये है कि जैसे जैसे वो चीज़ें परचेज़ करते जाते हैं, कैश से पेमेंट करते जाते हैं, और जब वो कैश ख़त्म हो जाता है तो फिर उसको रिप्लेनिश कर लेते हैं उस अमाउंट को। नॉर्मली डिपेंड करता है इसके यूजेज के ऊपर कि लिमिट कितनी है उसकी। नॉर्मली कोई ज़्यादा लिमिट होती नहीं, 20,000 50,000 मैक्सिमम इतनी ही लिमिट होती है। ठीक है। इसे कहते हैं पेटी कैश, तो वो भी एक अकाउंट है। दूसरी कैटेगरी आती है कैश एट बैंक या कैश इन बैंक की। अच्छा, मेन अमाउंट जो होता है ना, मेजर अमाउंट ऑफ कैश जो होता है वो बैंक में ही होता है। सारी ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू हो रही होती हैं और बैंकिंग चैनल के थ्रू हो रही होती हैं, तो वो वहीं पे। और उसमें क्या हो रहा होता है कि जो आपके जो सेल हो रही है, जो कस्टमर्स हैं वो आपके बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे होते हैं। ठीक है। जो सप्लायर्स हैं उनको जो पेमेंट्स हो रही होती हैं वो भी बैंकिंग चैनल के थ्रू हो रही होती हैं। जो एम्प्लॉयज़ को सैलरीज़ मिल रही होती हैं वो भी उनके डायरेक्ट कंपनी के बैंक अकाउंट से एम्प्लॉयज़ के बैंक अकाउंट में चली जाती हैं। तो सारी ऑपरेशंस जो हैं वो जो है बैंकिंग चैनल के थ्रू रन हो रहे होते हैं। तो वो जो अकाउंट होता है उसे कहते हैं कैश एट बैंक। ठीक है। अच्छा, नॉर्मली आपने एक टर्म सुनी होगी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की। ठीक है। ये मैं आपको अभी बता देता हूँ, इसकी डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं। जो है अकाउंटिंग में कैश को और उसी तरह की हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स को कैश ही क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स ये होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपने बैंक में 3 महीने के लिए एक फिक्स अमाउंट ऑफ कैश आपने डिपॉज़िट कर दिया और आपकी कंडीशन ये है कि 3 महीने में उस पर आपको कुछ इंटरेस्ट मिल जाएगा, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि जब आप चाहें उसको विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आप एक बैंक अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं और जब आप चाहें उसमें से विड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसको भी कैश ही क्लासिफाई किया जाता है। तो जब आप ये टर्म कहीं पे देखें कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, तो आप समझ जाएं कि ये कैश एंड बैंक भी है और इसमें अगर कोई ऐसी हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट है तो वो भी इसमें शामिल है। ज़रूरी नहीं है कि वो इसमें शामिल हो, लेकिन ये टर्म जो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ये इस तरह से डिफ़ाइन की जाती है। ठीक है। तो ये भी एक कैटेगरी है। ठीक है। इसको कलेक्टिवली हम यही कहते हैं, कैश एंड कैश एट बैंक को कलेक्टिवली हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कहते हैं। ठीक है। दूसरी कैटेगरी जो है अकाउंट रिसीवेबल्स या डेटर्स। ये कस्टमर अकाउंट रिसीवेबल हैं जिन कस्टमर्स को आप सेल करते हैं क्रेडिट के ऊपर। ये वो अमाउंट होता है जो कस्टमर से आपने रिसीव करना होता है। नॉर्मली
जो है कंपनी सेल करती हैं क्रेडिट पे, और उनकी एक क्रेडिट पीरियड डिफ़ाइन होता है कि हम आपको 30 दिन के क्रेडिट पे सामान बेचेंगे। यानी कि आज अगर आपने उनको सामान दिया है तो उसके पैसे वो 30 दिन के बाद आपको देंगे। तो 30 दिन तक आप अपने पास ये अकाउंट रिसीवेबल रिकॉर्ड करेंगे, और जब कैश आ जाएगा तो ये अकाउंट रिसीवेबल कन्वर्ट हो जाएगा कैश में। ठीक है, तो ये एक कैटेगरी, इसको डेटर्स भी कहते हैं, अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम डेटर्स। ठीक है, ये दोनों टर्म्स इंटरचेंजेबली इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, इसके बाद एक कैटेगरी आती है एसेट्स की, सन्ड्री रिसीवेबल्स या नोट्स रिसीवेबल्स। अच्छा, नोट रिसीवेबल्स क्या होते हैं? ये होते हैं प्रॉमिसरी नोट्स रिसीवेबल्स फ्रॉम कस्टमर। प्रॉमिसरी नोट क्या होता है? एक इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ प्रॉमिस मेड बाय द कस्टमर विच हैज़ अ लीगल स्टैंडिंग। ठीक है, एक प्रॉमिसरी नोट होता है, उसको कस्टमर साइन करके देता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको इस डेट को इतना अमाउंट पे कर दूँगा, और उसको बाकायदा लीगलाइज कराता है, उसको नोटराइज कराता है, और फिर वो आपको देता है। वो कोई बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। जैसे नॉर्मली तो ये होता है ना, कस्टमर ने आपको 1 महीने बाद की डेट का चेक दे दिया, ठीक है, या 1 महीने बाद की डेट का पे ऑर्डर दे दिया। उस डेट पे आप, जब वो डेट आ जाएगी, उस डेट को आप वो पे ऑर्डर जमा कराएंगे, आपके बैंक में पैसा आ जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है? इसमें कोई बैंक तो इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन उस एक प्रॉमिस होता है, और उस प्रॉमिस को लीगलाइज किया जाता है बाकायदा, उसको स्टैम्प पेपर पे लिख के उसको नोटराइज किया जाता है, और कस्टमर की तरफ से प्रॉमिस होता है कि इस डेट को आपको इतना अमाउंट मैं पे करूँगा, और मैं आई हैव अ लीगल बाइंडिंग टू पे दिस मच अमाउंट एट अ सर्टेन डेट। ठीक है, उसे कहते हैं प्रॉमिसरी नोट। तो वो भी रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर होता है, उसको यहाँ पे हम सन्ड्री रिसीवेबल्स, नोट रिसीवेबल्स में उसको क्लासीफाई करते हैं। इसके अलावा सन्ड्री रिसीवेबल्स में और भी कोई अगर मिसलेनियस रिसीवेबल हो किसी भी तरह का, जो कि अदर देन कस्टमर हो, तो वो यहाँ पे क्लासीफाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास है एडवांसेस की। एडवांसेस क्या होते हैं कि अक्सर ये होता है कि एम्प्लॉयज़ जो होते हैं किसी भी कंपनी के या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, कंपनी की ये पॉलिसी होती है कि उनको इजाज़त होती है कि सर्टेन अमाउंट तक वो कुछ एडवांस किसी भी इमरजेंसी की सूरत में कंपनी से ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा अगर कोई एडवांस एम्प्लॉयज़ को दिया होता है तो उसे कहते हैं एडवांसेस टू एम्प्लॉयज़, या फिर सप्लायर्स, एडवांसेस टू सप्लायर्स। सप्लायर्स, कुछ सप्लायर्स ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि आपने हमें ऑर्डर तो प्लेस कर दिया है माल ख़रीदने के लिए, लेकिन हमें 30% या 10% एडवांस पे करें। ठीक है, और फिर हम आपको 1 महीने बाद हम आपको सारा माल आपका तैयार करके डिलीवर कर देंगे। तो जो शुरू में 10% या 30% या इवन 50% कुछ भी होता है, वो एडवांस सप्लायर को पे किया होता है, तो वो यहाँ क्लासीफाई होता है एडवांसेस टू सप्लायर्स में। ठीक है, तो ये भी एक कैटेगरी है। अच्छा, इसके बाद आते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या हैं? आपने कोई एक्सपेंस है आपका, उसको आपने पहले से पे कर दिया है। उसकी सबसे क्लासिकल एग्जांपल है ऑफिस रेंट। ऑफिस रेंट क्या होता है? जैसे ही साल शुरू हुआ, आपने पूरे साल का रेंट जो है वो आपने पे कर दिया। अभी ये साल गुजरा नहीं है, लेकिन आपने पे पूरा कर दिया रेंट, तो ये क्या होगा? आप इसको यहाँ प्रीपेड एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह से प्रीपेड इंश्योरेंस होता है, जैसे ही साल शुरू हुआ आपने पूरे साल का इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया और उसको प्रीपेड इंश्योरेंस के तौर पे रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, तो ये जो इस तरह की चीज़ें होती हैं वो यहाँ रिकॉर्ड होती हैं। इसके बाद आते हैं डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स या सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, नॉर्मली जो यूटिलिटी कंपनीज़ होती हैं वो आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट्स जो हैं डिमांड करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन चाहिए तो उसके लिए आपको एक सिक्योरिटी डिपॉज़िट पे करना होता है, जो कि रिफ़ंडेबल भी होता है। अगर आप वो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जो है वो ख़त्म करवा दें, तो जो आपने सिक्योरिटी डिपॉज़िट पे किया होता है वो आपको मिल जाता है। नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कोई ख़त्म तो करवाता नहीं,
तो ये इस तरह के डिपॉजिट्स हैं, ये पड़े रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये उसी वक्त रिफ़ंड होंगे जब आपका वो कनेक्शन ख़त्म होगा। इसी तरह से कोई टेलीफोन लाइन आपने ली हुई है, उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट, कोई गैस कनेक्शन आपने लिया है, उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको पे करनी होती है। इसी तरह से और भी कोई नॉर्मली गवर्नमेंट कंपनीज़ जो होती हैं, यूटिलिटी कंपनीज़ जो होती हैं, वो आपसे इस तरह की चीज़ें डिमांड करती हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो डिपॉजिट्स होते हैं वो यहाँ पे रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसके बाद एक है कैटेगरी इन्वेंट्रीज़ या स्टॉक एंड ट्रेड। इन्वेंट्रीज़ या स्टॉक एंड ट्रेड उसे कहते हैं जो गुड्स आप सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप, मैंने कल भी बताया था कि जो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं उसमें क्या होता है कि आप कुछ गुड्स ख़रीद रहे हैं और उन्हीं को एक हायर प्राइस पे बेच रहे होते हैं। कहीं से आपको सस्ती चीज़ें मिल रही होती हैं, वो आप ख़रीद लेते हैं और उनको किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे वो महंगी बिक सकती हैं वहाँ पे उनको बेच देते हैं। तो इन गुड्स को आप कहते हैं इन्वेंट्रीज़, ये आपकी इन्वेंट्री है, ठीक है, या ये आपका स्टॉक एंड ट्रेड है। अच्छा, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो फिर मैन्युफैक्चरिंग में इसके अंदर 3 चीज़ें आएंगी। सबसे पहले ये रॉ मटेरियल, आप ख़रीदेंगे रॉ मटेरियल और उस पे आप कोई प्रोसेस अप्लाई करेंगे, उसको मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। अगर वो अभी तक, जब तक वो कंप्लीट नहीं होता, उसको कहते हैं वर्क इन प्रोसेस, WIP। जब वो कंप्लीट प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट बन जाती है तो उसे कहते हैं फिनिश गुड, ठीक है। तो जो है ये 3 कैटेगरीज होती हैं अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक कैटेगरी आती है स्टोर्स एंड स्पेयर्स की। स्टोर्स एंड स्पेयर्स नॉर्मली वो टूल्स और इक्विपमेंट होती है जो कि आपकी, अगर आप कोई प्लांट एंड मशीनरी आपके पास है तो उसमें कोई छोटे टूल्स होते हैं और कुछ छोटे स्पेयर पार्ट्स होते हैं जिनको अपने फ्रॉम टाइम टू टाइम आपको रिप्लेस करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपके पास गाड़ी है तो गाड़ी का अपने हर थोड़े देर से बाद उसका एयर फ़िल्टर, फ्यूल फ़िल्टर और उसका AC फ़िल्टर आपने जो है रिप्लेस करना होता है, ठीक है। तो ये उस टाइप की चीज़ें होती हैं। अगर आपके पास कोई बड़ी मशीनरी लगी हुई है तो उसका शायद आपने ऑयल चेंज करना हो या कुछ ऐसी चीज़ें उसमें रिप्लेस करनी हो, कोई उसकी बैटरी रिप्लेस करनी हो, या इस टाइप की चीज़ें होती हैं जो स्टोर्स एंड स्पेयर्स में क्लासीफाई होती हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई बड़ी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा हुआ है तो उसमें कोई छोटे मोटे टूल्स होंगे जो आपके यूटिलाइज होंगे और जो है कोई छोटे मोटे स्पेयर पार्ट्स होंगे जो आपको ऑफ एंड ऑन रिप्लेस करने होंगे। कभी कोई मेंटेनेंस हो गई, कभी कोई मेल फंक्शन कर रही होगी मशीनरी, तो उसमें आपको जो है वो रिप्लेस करना पड़ेगा पार्ट। तो उस तरह की जो भी कोई चीज़ें होती हैं वो स्टोर्स एंड स्पेयर्स में क्लासीफाई होती हैं। अच्छा, इसके बाद एक टर्म है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इस PPE भी कहते हैं इसको, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, या इसको फिक्स एसेट्स भी कहते हैं। इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कोई प्रॉपर्टी है आपके पास, कोई बिल्डिंग है वो इसमें आ जाएगी, कोई प्लांट एंड मशीनरी है वो भी इसमें आ जाएगी, कोई इक्विपमेंट है जैसे ऑफिस इक्विपमेंट हो गई आपके पास, पर्सनल कंप्यूटर्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, फ़ोटो कॉपियर्स हो गए, फैक्स मशीन्स हो गई, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। इसके अलावा ऑफिस फर्नीचर भी इसमें आ जाएगा और जो भी ऑफिस में इक्विपमेंट आपकी होगी वो इसमें आ जाएगी। इनको फिक्स एसेट्स भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें बिल्डिंग भी शामिल है, इसमें कोई मशीनरी भी शामिल है, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी है लैंड या लीज़ होल्ड लैंड की। अगर आपने कोई लैंड ख़रीदी हुई है तो वो यहाँ पे क्लासिफाई होगी, कोई लीज़ होल्ड लैंड है तो वो भी यहाँ क्लासिफाई होगी, ठीक है। आपका प्लान है फ्यूचर में कि आप कोई फैक्ट्री बिल्ड करेंगे, एक फैक्ट्री आपके पास ऑलरेडी है, आपका प्लान है कि आप एक्सपेंशन में जाएंगे, अपनी दूसरी फैक्ट्री बनाएंगे, उसके लिए आपने लैंड परचेज़ की हुई है तो वो सारी यहाँ क्लासिफाई होगी, वो भी आपका एक एसेट है। अच्छा, इसके बाद आपका एक कैटेगरी आती है इंटेंजिबल एसेट्स की, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं कि जैसे कोई ट्रेडमार्क है, कोई पेटेंट है जो स्पेसिफ़िक आप ही के पास है और आपने अपने नाम पे उसको रजिस्टर भी कराया हुआ है, तो वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो वो भी आपका एक एसेट है, ठीक है। वो कोई फ़िज़िकल एसेट नहीं होता लेकिन वो इंटेंजिबल, इसीलिए उसको इंटेंजिबल एसेट कहते हैं। या इसकी एग्जांपल ये है कि आप जो है
आपने कोई स्पॉन्सरशिप राइट्स ले लिए हैं, फॉर एग्जांपल PSL टूर्नामेंट हो रहा है, आपने उसके मेन स्पॉन्सरशिप राइट्स जो हैं वो आपने ख़रीदे हैं। अब जब भी PSL होगा तो उसके मेन स्पॉन्सर्स आप होंगे, तो उसकी आपने एक वैल्यू पे की होगी, ठीक है, उस स्पॉन्सरशिप राइट को ख़रीदने के लिए। तो ये एसेट आपके पास रहेगा, ठीक है। आप इसको सेल भी कर सकते हैं, आप इन स्पॉन्सरशिप राइट्स को किसी और को सेल भी कर सकते हैं। तो ये आपका इंटेंजिबल एसेट है जो आपके पास रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये तो थी ब्रॉडर कैटेगरीज ऑफ एसेट्स, ठीक है। ये हमने आज एसेट्स की डिटेल्स देखी हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो हमारी सेकंड कैटेगरी थी लाइबिलिटीज़ की, उसकी एग्जांपल्स बताऊंगा कि लाइबिलिटी अकाउंट्स जो हैं वो किस नेचर के होते हैं और उनकी क्या डिटेल हैं। ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।